पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी। इसके समझने से पहले जानना हमको पॉवर्टी है क्या। ध्यान दो, पॉवर्टी के दो कॉन्सेप्ट हैं, रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। ओके, देखो पॉवर्टी का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं है। कई बार गरीबी एक तरह की सामाजिक समस्या, न केवल आर्थिक समस्या बल्कि क्या है, एक सामाजिक समस्या। क्योंकि जो सामाजिक असमानता है उसका आधार कहीं न कहीं क्या है, गरीबी। ठीक है, इसीलिए कई बार सामाजिक बुराई भी करती है। गरीबी क्या तरह की सामाजिक बुराई। तो जो बुराई है, जो समस्या है, वह दूर किया जाना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति, यदि सामाजिक समस्या नहीं होती तो क्या कोई व्यक्ति जो गरीब है उसको पब्लिकली कहो कि आप गरीब हो, क्या वो स्वीकार करता है? नहीं स्वीकार। किसी का गरीब कहो तो स्वीकार नहीं करता, कहता नहीं मैं गरीब नहीं, आपसे कम नहीं, गरीब नहीं। कहीं कहीं यानी समाज में जो गरीबी है उसका जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्टेटा है, उससे संबंधित है, उसका संबंध उससे। इसीलिए सामाजिक जो गरीबी है एक आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक बुराई, इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा विस्तृत है। आर्थिक समृद्धि की अवधारणा से विस्तृत अवधारणा कौन सी है? आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि की जो अवधारणा है वो एक तरह की सकारात्मक दिशा में अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक परिवर्तन को बताता है। जैसे राष्ट्रीय आय का बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, ये ग्रोथ है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है अर्थव्यवस्था का, इसका आशय ये नहीं है कि असमानता कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, इसका आशय नहीं है। जब भी विकास की हम बात करते हैं तो उसमें एक घटक क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हो, राष्ट्रीय आय बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, ये जरूरी है। उसके साथ गरीबी भी कम, बेरोजगारी भी कम। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम लोग बात करेंगे कि भारत में गरीबी की स्थिति क्या है और क्या समय के साथ गरीबी में परिवर्तन हुआ है, तो किस तरह का परिवर्तन। एक जो अवधारणा है रिलेटिव पॉवर्टी का, सापेक्ष गरीबी का, निश्चित रूप से ये सापेक्ष गरीबी एक तरह की आय वितरण की असमानता को बताता है। किसको बताता है? आय वितरण की असमानता, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो इनइक्वलिटी है उसको बताता है, आय वितरण की असमानता।
जब भी रिलेटिव की बात करते हैं निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स होंगे। जब भी रिलेटिव होगा क्या होगा, दो वेरिएबल्स। सापेक्षता का सिद्धांत जब भी होगा क्या होगा, दो। तो सापेक्ष गरीबी का मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक क्षेत्र का जो जन समूह है वो दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा अधिक गरीब है, या हम कह सकते हैं एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र के लोग कम गरीब हैं, या एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश से कम गरीब हैं, अधिक गरीब, या देश ए की तुलना में देश बी के लोग कम गरीब हैं, अधिक गरीब। हमने क्या कहा, सिर्फ कम गरीब या अधिक गरीब, कितने लोग गरीब हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम बात नहीं कर सकते। हम बता सकते हैं कि इसकी तुलना में ये गरीब हैं, कम या अधिक गरीब। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एक तुलनात्मक जो स्थिति है लोगों के आर्थिक स्तर को हम रिलेटिव पॉवर्टी से मेजर कर सकते हैं। यदि समय के साथ असमानताएं कम हो रही हैं तो हम कहते हैं कि असमानता कम हो रही है, रिलेटिव पॉवर्टी कम हो गई। जैसे मान लीजिए असमानता को मेजर करने के लिए कई सारे जो गुणांक हैं उनका प्रयोग किया गया। सबसे जो महत्वपूर्ण गुणांक है वो है कौन सा, लॉरेंज वक्र के माध्यम से असमानता को माप सकते हैं, और लॉरेंज वक्र पर आधारित होता है गिनी कोएफिशिएंट, जिसको कैपिटल जी से दिखाते हैं। कैपिटल जी, ये गिनी कोएफिशिएंट हम लॉरेंज वक्र से ही निकालते हैं। ठीक है, लॉरेंज वक्र के माध्यम से हम निकालते हैं, क्योंकि जो लॉरेंज वक्र है, जैसे मान लो हम लिख लेते हैं लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व। जैसे मान लिया यहां हम लिख रहे हैं कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम आय का संचयी प्रतिशत, आय का संचयी प्रतिशत। यहां 0 शुरू करें कहाँ आएगा, 100 तक आएगा। कुमुलेटिव परसेंटेज जब निकालेंगे जो ये इनकम का हो गया कुमुलेटिव परसेंटेज, और इस पर ले रहे हैं हम कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम होल्डर्स, एंड जो आय प्राप्त करता है उनका क्या परसेंटेज, संचयी प्रतिशत। कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम होल्डर, जो आय प्राप्त करता है उनका परसेंटेज हम दिखा रहे हैं। यहां मान लो 100, ठीक है, परसेंट में दिखाया जा रहा है, पूरे पॉपुलेशन को दिखा दिया गया यहाँ इस एक्सिस पर। टोटल जो इनकम, नेशनल इनकम है यहाँ पे दिखाया गया। सबसे कमाए वाले को सबसे पहले, उससे अधिक आय वाले को उसके बाद, ऐसे करके दिखाते हैं। तो जो परसेंटेज पॉपुलेशन है उसका नेशनल इनकम में परसेंट के रूप में क्या शेयर है, ये हम बता सकते हैं। ठीक, एक लाइन ऐसी हो, एक लाइन इसके साथ एक सीधी लाइन है, इसको बोलते हैं कौन सी लाइन, इक्विटी लाइन। इक्विटी लाइन समता रेखा OB, एक समता रेखा। ठीक,
एक तरह की काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है? काल्पनिक। ये 45 डिग्री पर खींचा गया है। डायगोनल तो 45 डिग्री का होगा ही होगा। इसका मतलब इसके किसी भी पॉइंट से इस पर और इस पर लंब डालोगे तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? दोनों समान। और कितने परसेंट लोग हैं? राष्ट्रीय आय में उतना ही परसेंट हिस्सा है। 10% है राष्ट्रीय आय में हिस्सा 10%, 20% है राष्ट्रीय आय में 20%, 50% लोगों का हिस्सा 50%। यानी उनके जनसंख्या के प्रतिशतता के आधार पर राष्ट्रीय आय में उनका क्या है? शेयर भी है। इसका मतलब असमानता नहीं है, निरपेक्ष समानता की स्थिति है। यह स्लूप इक्विटी। यदि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है, किस तरह का है? लेकिन किसी भी इकॉनमी में ऐसा नहीं हो सकता। आय वितरण की निरपेक्ष समानता नहीं हो सकती है। असमानता कम से कम हो सकती है, लेकिन निरपेक्ष समानता नहीं। ओके, बात समझ में आ रही है? अब मान लो ये तो एक काल्पनिक रेखा है, मैंने कैलकुलेट लाइन मान लिया कि वास्तविक जो आय का वितरण है किसी अर्थव्यवस्था में, उससे जो वक्र बनाया जाए वो वक्र कुछ इस प्रकार का मालूम पड़ता है। इस रूप में तो काल्पनिक ही होगा। वास्तविक जो वक्र बन रहा है वो इस प्रकार में। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लॉरेंज कर्व। लॉरेंज, ठीक है। लॉरेंज वक्र जितना ही दूर होगा इक्विटी लाइन से, आय की असमानता क्या होगी? उतना ही अधिक। लॉरेंज वक्र इक्विटी लाइन के जितना ही नजदीक होगा, आय की असमानता उतना ही, ठीक है। यदि मान लो लॉरेंज वक्र किसी पर कॉन्साइड करता है, ठीक वो भी के तरह हो जाए लॉरेंज वक्र, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में क्या है? पूर्ण या निरपेक्ष समानता की स्थिति, जो संभव नहीं। लॉरेंज वक्र मान लो वो ए बी के रूप में होता है। इसका मतलब क्या हो गया? आय का वितरण कैसा है? निरपेक्ष असमानता है। निरपेक्ष समानता था, यहाँ क्या हो गया? निरपेक्ष असमानता। इस रूप में वास्तव में जो अर्थव्यवस्था में न तो निरपेक्ष समानता होती है न निरपेक्ष असमानता, ठीक। तो लॉरेंज वक्र इसके नजदीक जाएगा, इक्विटी लाइन के, असमानता क्या होगी? कम होगी। इससे दूर जाएगा तो समानता क्या होगी? बढ़ेगी। इसी पर आधारित गिनी ने एक कोफिशिएंट दिया, इसी पर, जिसको जी लिखते हैं। जी 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 किसका है? सिंबल किसका है? जी गिनी कोफिशिएंट। जी बराबर होगा, यदि मान लो लॉरेंज वक्र यह है, ये हो गया, हमने लिख लिया मान लो x, क्या लिखा? x। तो शेडेड एरिया कितना? इक्वल टू अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक। तो एरिया किसका? ओ ए बी। यह हर जगह क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगा। चेंज क्या होगा? लॉरेंज वक्र ही चेंज होगा, यानी यह एरिया बढ़े और घटे। ध्यान दो, यह एरिया मान लो बढ़ जाए, यह एरिया बढ़ जाए तो यह समान क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इनका जो आएगा भागफल अधिक होगा पहले से या कम होगा? अधिक होगा। यानी गिनी कोएफिशिएंट क्या हो गया? बढ़ गया। असमानता क्या हो गई? बढ़। यही बात तो लॉरेंज वक्र में ही कहा गया कि यह जैसे इससे दूर होगा असमानता क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसके नजदीक होगा असमानता कम हो जाएगी, ठीक है। ये फर्क
जी का जो मान होता है वास्तव में क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? 0 होगा। मिनिमम 0 हो सकता है। जब निरपेक्ष असमानता होगी 0 से अधिक होगा, लेकिन 1 से कम होगा और 1 से, यानी क्या मान इसका होगा? मान जी का मान वास्तव में क्या होगा? ये स्थिति वास्तव में मिलती है। एक तरीके लिए मिल सकते हैं, लेकिन मिलती क्या है? 0 से 1 के बीच में होता है। बात समझ में आ रही? 0 की ओर जाएगा ट्रेंड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? असमानता कम हो रही है। 1 की ओर जाएगा क्या होगा? असमानता बढ़। तो लॉरेंट वक्र जब दूर जाएगा इक्विटी लाइन से, तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? दूर जाए, इससे दूर जाए, जी का मान असमानता बढ़ जाएगी। तो जो बात लॉरेंट ने कही थी उसी बात को क्या किया? फार्मूले के रूप में इन्होंने दे दिया। एक और फार्मूला जिसको हम बता नहीं रहे, डायग्राम से ठीक है। तो गिनी कोफिशिएंट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि गरीबी कोफिशिएंट का मान बढ़ रहा है तो असमानता बढ़ेगी, सापेक्ष गरीबी बढ़ेगी। गिनी कोफिशिएंट का मान यदि घट रहा है तो असमानता क्या करेंगे हम? कम। भारत के संदर्भ में कुछ स्टडी ऐसी की गई थी, खासतौर से प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के छठी पंचवर्षीय योजना तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जो आय वितरण की असमानता है, इसको मेजर किया गया गिनी कोफिशिएंट के आधार पर। ठीक है। तो उसमें पाया गया कि दोनों ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो आय वितरण की असमानता है गिनी कोफिशिएंट के आधार पर, वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है। दोनों में कम हो रही है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में असमानता ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कम है या अधिक है? शहरी क्षेत्रों में असमानता ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कम है या अधिक है? अधिक है। शहरी क्षेत्रों में आय वितरण की असमानता अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। दोनों को भी तुलना किया जाए। ठीक है। ये अध्ययन हुआ भी और हमें दिखता भी। शहर में एक बहुत संपन्न व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति है जो सड़क पर अपना जीवन यापन करता है। गांव में इतना संपन्न नहीं मिलेगा, इतना अंतर नहीं होगा, कम अंतर है। ऐसे दिखता भी हमें। और गिनी कोफिशिएंट का जो मान है वो जो निकाला गया उसमें भी है कि शहरी क्षेत्रों में आय वितरण की असमानता ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। कमी आ रही है, समय के साथ क्या हुआ? दोनों कम हुआ। अब यह असमानता आय के आधार पर हो सकता है, यह असमानता वेल्थ के आधार पर हो सकता है, यह असमानता उपभोग व्यय के आधार पर हो सकता है। ठीक है। वेल्थ के आधार पर जो असमानता होगी संपत्ति के आधार पर, वो अधिक है। उससे कम असमानता किससे दिखेगी? आय की असमानता। और उससे कम असमानता किसमें दिखेगी? उपभोग व्यय। जितनी आय की असमानता होगी उससे कम असमानता किसमें दिखेगी? उपभोग व्यय में। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि जो गरीब आदमी होता है उसका एमपीसी क्या होता है? अधिक होता है। मार्जिनल प्रॉफिट टू कंज्यूम क्या होगा? अधिक होगा। इसी असमानता क्या दिखेगी? आय की असमानता अधिक दिखेगी, लेकिन उपभोग व्यय की असमानता कम दिखेगी, उसकी अपेक्षा कम दिखेगी। बात समझ में आ रही है? वेल्थ की असमानता देखोगे और बड़ी दिखेगी। तो संपत्ति की असमानता आप सबसे अधिक, उससे कम असमानता आय की, और उससे कम असमानता उपभोग व्यय। ओके। बहुत डिटेल इस पर बात नहीं कर रहे हैं, क्या क्या स्टडी हुई इस पर चर्चा नहीं कर रहे। महानिवेश कमेटी एक बनी थी आय वितरण की असमानता को जानने के लिए, और कई सारे असमानता के लिए कई सारे निजी लोगों के द्वारा भी शोध किया गया है, और सरकार ने भी, सरकारी एजेंसी और उन्होंने भी एस्टिमेट किया। एक एस्टिमेशन है, NCER का नाम सुना है? उनका भी एस्टिमेट, ILO का एस्टिमेशन है, P ब्रह्मानंद का एस्टिमेशन है, आयंगर का एस्टिमेशन है। कई सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने असमानता को मेजर करने का प्रयास किया है। कई सारी एस्टिमेट, हम उस पर चर्चा नहीं करते। ओके। अब बात आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी।
ध्यान दो, जब भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं, निरपेक्ष गरीबी की, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो इसका मतलब है कि हम निरपेक्ष, लिखा ना निरपेक्ष, रिलेटिव पॉवर्टी में हम निरपेक्ष संख्या को नहीं बता सकते हैं, सिर्फ तुलना कर सकते हैं, असमानता बढ़ रही है या घट रही है, इतना ही बता सकते हैं समय के साथ। लेकिन निरपेक्ष गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है उनकी संख्या, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर, यदि गरीब हैं तो कितने लोग गरीब हैं, समय के साथ गरीबों की संख्या में कमी आई या वृद्धि आई, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन। देखो क्या आ गया, जब भी हम संख्या निकालेंगे, संख्या, तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, हम संख्या बताने के लिए, यानी हम जब ये कहना चाहे हैं कि इतने परसेंट लोग गरीब हैं, इतने परसेंट लोग गरीब नहीं हैं, तो कोई न कोई जनसंख्या को विभाजित करने के लिए कोई डिवाइडिंग लाइन खींचनी पड़ेगी, एक विभाजक रेखा खींचनी पड़ेगी, जिसके आधार पर हम बताएंगे कि ये गरीब हैं, ये गरीब नहीं है, कोई एक रेखा खींचनी पड़ेगी। वही रेखा क्या कहलाती है, पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा, ठीक। तो गरीब किसको कहोगे, कौन गरीब, पॉवर्टी लाइन को डिफाइन पहले करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, यदि उनको उससे कोई जो वंचित लोग हैं वो क्या हैं, गरीब। जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, यदि उसको वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें उतनी परचेजिंग पावर नहीं है, उतनी क्रय क्षमता नहीं है, उतनी उनकी आय नहीं है कि उन आवश्यक आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते। देखो दो चीजें, पॉवर्टी लाइन ने क्या दिया हमको, एक कि पहले हम जाना बेसिक नीड्स क्या है, व्हाट इज बेसिक नीड्स, जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उसको प्राप्त न करने वाले लोग गरीब हैं, जो प्राप्त कर लेते हैं वो गरीब नहीं है। एक लाइन खींच के, अब एक प्रश्न और आगे, आवश्यक आवश्यकताओं में किसे हम शामिल करें, आवश्यक आवश्यकताओं में किसे शामिल करें, बोलो। रोटी कपड़ा मकान ये पहले सुना होगा, लेकिन समय के साथ उसमें जुड़ता जाता है। जैसे आज के समय में अब देखो, जो व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं वो क्या हैं, ये तो खाद्यान्न हो, फूड, हम इसके पहले फूड सिक्योरिटी की हम लोग बात कर रहे थे, खाद्यान्न, न्यूट्रिशनल फूड उपलब्ध हो रहा है। दूसरा हमने, आपने क्या कहा, यानी इसी से क्या निकाला हमने, क्या कहा कि हमने, यानी बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स में क्या कहा आपने, एडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी, एडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहा आपने, हाउसिंग, मकान होना चाहिए, आवश्यक आवश्यकता। नंबर 3 बोलो, एजुकेशन। नंबर 4 हेल्थ केयर, केयर फैसिलिटीज। नंबर 5 बोलो क्या होगा, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। नंबर 6 क्या मान सकते हैं, सैनिटेशन। आप जरा विचार करो, क्या फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया देश में, सबको खाद्यान्न उपलब्ध हो, बड़े पैमाने पर चल रहा है,
हाउसिंग, आवास के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। क्यों? बेसिक नीड्स से। अभी देखो क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके पहले ही बहुत सारी आवास है, जवाहर इंदिरा गांधी आवास योजना, वाल्मीकि आवास योजना, काशीराम आवास योजना, लोहिया आवास योजना, शहरी गरीबी आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं चली। यानी आवास क्या है? बेसिक नीड्स है। इसलिए उसे हर समय महत्व दिया। फूड उपलब्ध हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था, खा फूड सिक्योरिटी के लिए पीडीएस सिस्टम का नेटवर्क बहुत पहले से बिछा हुआ है, जाल उसका। एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सभी को क्या करो, वो चल रहा, बेसिक नीड्स है। हेल्थ केयर, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। अब देखिए 1 रुपये या 5 रुपये में रसीद बनती है, 1 रुपये की। जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है 1 रुपये रसीद बनती है, पूरा मेडिकल फैसिलिटी अवेल करता है। ये क्या है? वो तो मैंने कहा क्या, इनकम ट्रांसफर ही है। ये क्या है? ये भी एक इनकम ट्रांसफर। आवश्यक वस्तुएं पूरी की जा रही है। ठीक है। अभी एक और योजना आई है, आयुष्मान भारत। सब किसके लिए है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए। अब प्योर ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पेय उपलब्ध हो, इस दिशा में मुहिम चल रहा है। ठीक है। और सैनिटेशन तो कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वच्छता के बारे में देख रहे हो कितना बड़ा एक मुहिम चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग झाड़ू लेकर खड़े हैं, ये मैसेज देने के लिए कि अपने देश को स्वच्छ रखना है। अब उसके पीछे चाहे जो भी, ठीक है, गांधी जी के थॉट को उससे जोड़ा गया है। ठीक है। तो ये सब क्या देख रहे हो? ये हमारी बेसिक नीड्स है। तो जितने ऐसे लोग हैं जो इन आवश्यकताओं को, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए उनके पास आय नहीं है, तो क्या है वो गरीब। जिनके पास है वो गरीब नहीं। तो पूरा कैसे होगी? आय से होगी। इसका मतलब क्या हो गया? आय का आधार है, आय। तो पीएल के लिए पहले जो, यदि हम बात करें 1962 में एक एस्टिमेशन आया पॉवर्टी लाइन के लिए पहली बार, जिसमें चर्चा किया गया कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय, 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय। जो नहीं कर पाते हैं वो क्या है? वो गरीब। और जो कर लेते हैं वो गरीब। 20 रुपये 62 में। लेकिन इसकी बहुत आलोचना भी हुई। क्यों आलोचना हुई? कम नहीं है, इतना कम नहीं था। 20 रुपये 62 में पूछना कितनी सैलरी थी लोगों की। 62 की बात करा, आज मत सोचा करो। लेकिन हुआ क्या कि ये जो पॉवर्टी लाइन बनाया गया, ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए ही बनाया गया। ऐसा संभव नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए एक ही माना गया, वो उचित नहीं था। आलोचना इस पर हुई। 1973-74 में, कब? 1973-74, ये बहुत महत्वपूर्ण ईयर है। हाँ, यहाँ पर रूरल एरिया के लिए 8 से हम दिखा रहे हैं, अर्बन एरिया को U से दिखा रहे हैं। पॉवर्टी लाइन के लिए, रूरल एरिया के लिए लगभग ऑलमोस्ट कितना है? 49 रुपये। और अर्बन एरिया के लिए ऑलमोस्ट 57 रुपीज। पॉवर्टी लाइन माना गया कि प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय 49 रुपये यदि है ग्रामीण क्षेत्र में, तो गरीबी रेखा पर। उससे कम है तो गरीबी माना जाए, गरीब माना जाए। शहरी क्षेत्र के लिए इतना रुपया। ठीक है। उपभोग के आधार पर कैलोरी इंटेक के रूप में एक और आया पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए। कब आया? 6ठी पंचवर्षीय। कितना क्या आ गया? रूरल के लिए कैलोरी इंटेक कितना होना चाहिए, अर्बन के लिए कैलोरी इंटेक कितना होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 2400 कैलोरीज।
ये पॉवर्टी लाइन को डिफाइन, कैलोरी इंटेक के आधार पर पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया। कैलोरी ये इनकम के आधार पर था, उपभोग व्यय के आधार पर, एक कैलोरी इंटेक के आधार पर। ओके, ध्यान दो। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जो अर्बन एरिया, रूरल एरिया है, वहां क्या है, कम है उपभोग व्यय, और कैलोरी के रूप में क्या है, ऐसा क्यों? ज्यादा वर्क कर रहे हैं तुमको कैलोरी चाहिए, अधिक चाहिए। शहरी क्षेत्र में लोग कम वर्क कर, फिजिकल वर्क करते हैं, उनको कैलोरी कम चाहिए। लेकिन इतना प्राप्त करने के लिए क्या कम रुपया खर्च करना पड़ रहा है, इनको कम प्राप्त करने के लिए इतना खर्च करना पड़ा। क्यों? कीमतों का अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें रिच कैलोरी वाली हैं, उनकी कीमत बहुत कम है, और शहरी क्षेत्रों में उन्हीं वस्तुओं की कीमतें क्या है, अधिक। आप कोई भी दो, जैसे मान लो एक देखा है वो, जैसे नेनुआ की सब्जी है, गांव में क्या होगा, पड़ोस वाला व्यक्ति दूसरे को वहां फ्री को दे देगा, तो फ्री में देने से क्या कैलोरी नहीं मिलेगी उसमें? शहर में क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ठीक है। एक और आता है, एक करमुआ साग देखते हो तुम लोग, कभी देखा है? गांव में मुझे याद है कि पानी के जगह पर अपने आप निकलता है, खेती नहीं करना पड़ता है। गांव में पशुओं को लोग खिला देते हैं, इतना अधिक हो जाए पशुओं को खिला देते हैं। शहर में यहाँ बिकता है और महंगा बिकता है। ठीक है, तो क्या देख रहे हो, जो कैलोरी चाहिए उसके लिए गांव में कम खर्च करना है या बिना खर्च के मिल जाना, शहर में उसके लिए अधिक कीमत देना। इसीलिए आप देख रहे हो कैलोरी की इंटेक के आधार पर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है, शहरी क्षेत्र में कम है। जबकि व्यय, उपभोग व्यय के आधार पर देखें तो शहरी क्षेत्र में कम है उपभोग व्यय, ग्रामीण क्षेत्र में कम है, और शहरी क्षेत्र में क्यों अधिक कम है, समझ में बात आ गई? इसीलिए पॉवर्टी में क्या चेंजेज आए इसके बारे में हम कल आपसे डिटेल चर्चा करेंगे।